हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। सो आपके सेकंड पेपर की यूनिट में हम राजस्थान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, है ना। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स है, उनको पढ़ रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, उनका राजस्थान में क्या हिसाब रहा है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा और क्या क्या बदलाव आए हैं, वो इस ब्लॉक में हमको पढ़ने को मिलता है। तो हमारा आज का टॉपिक है पशुपालन। ठीक है। और ये जो मैं आपको बुक से या फिर नोट से दिखा रहा हूँ, ये आपको हिंदी में इनके नोट्स बनाने के लिए बहुत ही क्या रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है इसमें पूरे में स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पे पशुपालन का कुछ हिसाब किताब बता रखा है। तो यहाँ पे देखो बता रखा है पशुपालन की राज्य में घरेलू उत्पत्ति, सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 13% का योगदान प्राप्त होता है। मतलब जो SGDP है, ठीक है, या फिर GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पत्ति अपने राज्य की, उसमें हमारे पशुपालन का 13% योगदान है। ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ संदर्भ बता रखे हैं। राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन का लगभग 9% अंश है। राज्य में पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति, ठीक है, भार वहन समझते होगे आप, जो ये क्या करते हैं, वेट को एक डिस्टेंस के दौरान कवर करते हैं ट्रांजिट के दौरान, तो वो इनमें 35% है। इसके अलावा बकरी के मांस में राजस्थान भारत का अंश 30% है ना। मीट ऊन में राजस्थान भारत में अंश 40% है, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और राज्य में पशुओं की संख्या समस्त भारत की संख्या की लगभग 11% है। यहाँ बता रखा है 2012 की पशु संगणना, है ना, लाइव स्टॉक सेंसस के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 577.3 लाख आंकी गई और 2007 में 566.6, मतलब थोड़ा सा गिरावट आ गया। नहीं, 2012 में ज़्यादा थी, 2007 में कम थी, तो वृद्धि आई। ठीक है। तो देखिए नीचे एक यहाँ पे एक तालिका दे रखी है। यहाँ पे बता रखा है गोवंश अथवा गाय बैल कैटल, जो बफेलो भैंस जाती है, भेड़ जाती है, बकरी जाती, ऊंट, अन्य और कुल, इनकी संख्या बता रखी है करोड़ों में। और 2007 की तुलना में वृद्धि दर बता रखी है। ठीक है। 2007 की तुलना में 2012 में कितनी वृद्धि आई, तो आप देख सकते हैं भेड़ जाति में थोड़ा नेगेटिव है, ऊंट जाति में नेगेटिव है और अन्य जाति में नेगेटिव है। बाकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है भैंस जाति में। तो इससे समझ में आता है कि डेयरी और मिल्क प्रोडक्शन में भी यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और तालिका है, बोल रखा है 1951 से 2012 के बीच पशुओं की संख्या में परिवर्तन। तो देखिए संख्या में परिवर्तन, सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया है 1997 में। ठीक है, 1997 5.47 सबसे ज़्यादा परिवर्तन था। नहीं, ये 2012 में आया, सॉरी 5.77। ठीक है। 2012 में पशुओं की संख्या 2007 की तुलना में 10 लाख की वृद्धि हुई, जो कि अच्छा सूचक है। ठीक है। राजस्थान में गौवंश के पशुओं में गिर, राठी या थारपारकर नस्लें दूध में उत्पादन में दृष्टि से नागौरी व मालवी बैल की दृष्टि से तथा हरियाणा के कांकरेज नस्लें दोनों दृष्टियों से महत्व रखती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है बता रखी है, देखो आपको हैं अलग अलग वैरायटी की, गौवंश, नागौरी, मालवी, हरियाणा, ठीक है, कांकरेज, ये कौन कौन से ज़िलों में है आप स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हैं। भैंस की मुर्रा नस्ल अलवर, उदयपुर, जयपुर में बहुत पाई जाती है। ठीक है। 85.81 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो कि बढ़ के 208.5 लाख टन तक हो गया। भेड़ पालन में बता रखा है कि इनकी संख्या 90.8 लाख से बढ़कर 19% कम रही। ठीक है। भेड़ों की 8 नस्लें यहाँ बता रखी हैं, चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी, जिसमें चोकड़ा भेड़ का ऊन मध्य फाइन किस्म का होता है। और आप देख रहे हैं राजस्थान का 40% रोल है किसमें,
पूरे देश के ऊन उत्पादन में, जो कि एक बहुत भारी संख्या है। भेड़ बता रखी है कौन कौन से जिलों में कहाँ कहाँ पाई जाती है। चोकला, चोकड़ा, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा, सोनाड़ी, बकरी की नस्लें। ठीक है, बकरी। अब बकरी की नस्लों की बात करें तो 2007 में 2.15 करोड़ थी, 2003 की तुलना में 27.8 अधिक थी। ठीक है, इसमें भी नस्लें बता रखी हैं, जमनापुरी, बरबारी, सिरोही, लोही, मारवाड़ी। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा है, आप समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कल्टीवेशन कम होती है ना। अगर अपन किसकी बात करें, कृषिगत एक्टिविटीज़ की बात करें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो एरिड और सेमी एरिड रीजन में पानी की कमी और थोड़ा सा लैंड की टोपोग्राफी भिन्न होने की वजह से कल्टीवेशन के ऊपर आप इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, समझ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे पशुपालन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें बता रखा है कि 11 ज़िले में, जो कि अपने किसके हैं, 11 ज़िले जो मरुस्थलीय प्रदेश के कहलाते हैं, इनमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग आता है। ये ज़िलों के बारे में तो अपन पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश कम है। ठीक है, क्षेत्रफल भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर अनुमान के हिसाब से बता रखा है कि भाई बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या 13.7 लाख, जैसलमेर में 13 लाख और जोधपुर में 9.77 लाख। ठीक है, 2007 में गोवंश की सर्वाधिक संख्या 9.46 लाख उदयपुर में थी। भैंस जाति की सर्वाधिक संख्या अलवर जिले में थी। ठीक है, और आप समझते हैं अलवर में डेयरी का काम भी कितना ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे खुद की अपनी सरस डेयरी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा तो अलवर में, दूसरा स्थान जयपुर ज़िले में था। आप सोचिए अलवर में जयपुर से ज़्यादा। जयपुर की भी अपनी डेयरी है लोटस, अलवर की अपनी डेयरी है सरस, लेकिन अलवर ज़िला और जयपुर ज़िले में अंतर है। ठीक है, तो इसका महत्व हमको समझ में आता है। फिर बता रखा है किन कारण से शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पशुपालन का महत्व है। तो बता रखा है भीलवाड़ा जैसलमेर जिले में तो शुष्क कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कम अंश पाया जाता है, इसलिए इनमें पशुपालन स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो मैंने आपको वही बात बताई कि भाई यहाँ पे कल्टीवेशन तो बहुत कम है, टोटल कल्टीवेबल लैंड या नेट सोन एरिया का बहुत कम परसेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर बता रखा है राज्य के पश्चिम भाग में बाजरा, ज्वार और आदि मुख्य फसलों की औसत उपज कम है। जो राज्य की फसलें हैं वहाँ पे उस जगह पे उनकी भी वो कम है, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। तो इसकी वजह से भी अपन बोलते हैं कि क्या, कि भाई यहाँ पे उनको दूसरा काम ढूंढना ही पड़ता है। पशुपालन में ऊंची आमदनी रोजगार की संभावनाएं भी आज की डेट में निर्मित हो रही हैं, जो कि उनको एक अच्छी क्या दे सकती है, अच्छा रोजगार, और उनके परिवार को एक अच्छा रहन सहन दे सकता है। समझ रहे आप बात को। तो आज की डेट में डेयरी का काम या फिर ये ऊन या फिर ये कमर्शियल हो चुका है, और इवन इनमें कई सारे एग्रीकल्चर काम से ज़्यादा पैसा है। तो पहले बता रखा है शुष्क और अर्धशुष्क में पशुपालन का कृषि कार्य से भी उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी का विशेष गुण पाया जाता है। एक और कारण बता दिया कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टेबल नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, मतलब वहाँ पे स्थिरता कम है, वहाँ पे श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा काम स्थिर है, एक ही तरीके काम है, एक लंबे समय तक आप कर सकते हैं, और इसमें इतना ज़्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मौसम और इन सब चीज़ों से नुकसान देखने को नहीं मिलता। बोल रखा है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशुपालन का ही महत्व स्वीकार की गई थी। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन में भी इसी का रोल था। राज्य के अन्य भागों में भी पशुपालन कृषि के साथ किया जाता है। ठीक, कृषि के साथ ही किया जाता है। आजकल मिश्रित खेती का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, इसमें बता रखा है अल्प रोजगार की समस्या भी नहीं होती। सीजनल एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, 3 महीने 4 महीने आपने काम किया, बाकी क्या करोगे। तो वहाँ पे भी एक तरीके से क्या काम करता है, आपको एक एडिशनल काम देता है। शहरों में आमदनी बढ़ाने के लिए दूध व दूध से बने उत्पादों की मांग बहुत तेज है। तो देखिए कुछ कारण बता रखे हैं जिसकी वजह से आज की डेट में पशुपालन की तरफ रुझान ज़्यादा है। पर यहाँ पे फिर कुछ वही स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं जो अपन जानते ही हैं। यहाँ पे बता रखा है रेगिस्तानी ज़िले में लगभग 95% क्षेत्र में एक फसल ही बोई जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित होती है।
पशुपालन सूखे की दशाओं में आवश्यक बीमे का काम करती है, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रखी है। फिर यहाँ पे बता रखा है योजना काल में पशुपालन के विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम का विवेचन। देखिए यहाँ पे एक बता रखा है क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं से कार्यक्रम। देखिए ये ब्रीडिंग काम होते हैं। आजकल आप जानते ही हैं कि देखिए ब्रीडिंग क्या हो चुकी है, ब्रीडिंग भी आर्टिफिशियल हो चुकी है। ठीक है, तो इनकी इन ब्रीडिंग हो रही है ताकि हमारे को इनकी एक अच्छी नस्ल मिले जिसके अंदर अच्छे गुण हों, उनके गुणों का हम क्या कर सकें, कमर्शियलाइज कर सकें, उसका आर्थिक अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, तो ये कार्यक्रम कुछ हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, स्वदेशी पशुओं की नस्लों में भी सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुल्स की, बफेलो की, इन सब के बारे में बात कर रखी है। फिर बता रखा है राष्ट्र में पशु चिकित्सालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। 1961 में 155 थी, अब 1717 हो चुकी है। उपकेंद्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता रखी है, गहन पशुपालन के लिए गोपाल कार्यक्रम। ठीक है, ये 1990 में चालू किया गया था। इसमें गैर सरकारी संगठन अथवा गांव के शिक्षित युवक, जिनको गोपाल कहा गया, उनको उचित प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे बता रखा है प्रत्येक गोपाल संस्था का इकाई निम्न कार्यों में भाग लेती है। देखिए वो क्या करते हैं, विदेशी नस्ल का, यही जो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करी, बेकार सांडों का बाधियाना। ठीक है, तो उनको वो करना ताकि वो आगे फिर और ज़्यादा क्या ना कर सकें, और आगे जाके रिप्रोडक्शन ना कर सकें। फिर चारे का विकास करने के लिए, प्रबंध की विधियों में सुधार, मैनेजमेंट के लिए, संतुलन राशन की बिक्री और बांझपन के लिए कैंप, ये सब कुछ काम करते हैं। कोट नष्ट कला, डीवर्मिंग और डीहॉर्निंग, सींग हटाना उनके। ठीक है, ये कुछ बातें बता रखी हैं। तो बता रखा है कि दक्षिण पूर्वी भागों में 12 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समितियों में 586 गोपाल कार्यरत रहे हैं। एक पशुधन सहायक 2000 पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराता है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, गौशालाओं के उन्नत नस्ल के दूधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र के लिए कामधेनु नाम की एक नई योजना 1998 में 97-98 में प्रारंभ की गई। इसमें कृषि विकास केंद्र व सक्षम संयम सेवी संस्थाएं भी लाभ उठा सकती है। फिर डेयरी विकास कार्यक्रम, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, तो वर्तमान में दूध संकलन का कार्य 21 जिलों में डेयरी संघों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्होंने 2017-18 में औसतन 26.7 लाख किलो दूध का संकलन प्रतिदिन किया है। तो आप जानते ही, जैसे कि मैं अभी डेयरी की बात कर रहा था, अलवर की सरस डेयरी और जयपुर की लोटस डेयरी। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीणों का भी बहुत योगदान और विकास है। तो डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन भी हुआ था। ठीक है, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अलग अलग अपने योजना काल में चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रेवोल्यूशन भी उसको कहते हैं। महिला डेयरी विकास योजना राज्य के 9 जिलों में यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, 2018-19 के वार्षिक बजट में गोवंश के संरक्षण के लिए भी नए प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ राशि भी दी गई थी और कुछ उनको एरिया भी दिए गए थे। ठीक है, प्रति गाय दूध का उत्पादन 3 किलो व भैंस के मुकाबले 5 किलो प्रतिदिन आंका गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई नवीन दुग्ध उत्पाद जैसे कि फ्लेवर्ड दूध, है ना, स्वीट दही, प्लेन दही, अलवर मिल्क केक, आइसक्रीम, सॉफ्टी, कॉफ़ी, सरस पनीर पकोड़ा, बाप रे, सरस कलाकंद, सरस रसगुल्ला, ये सब चीज़ें भी जुड़ गई। ठीक है, कुछ समस्याएं भी बता रखी हैं। ठीक है, शुष्क व अर्धशुष्क भागों में खेती की बजाय भेड़ पालन ज़्यादा लाभकारी रहता है। भेड़ प्रजनन, शीप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है या कार्यक्रम ना, ये जो बाकी सब है, इस पर भी चालू किया गया है। ब्रीडिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। वर्तमान में 3 भेड़ प्रजनन फार्म, ठीक है, शीप ब्रीडिंग फार्म जयपुर, फतेहपुर सीकर
चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, फिर यहाँ बता रखा है भेड़ें विकास से संबंधित समस्याएं व सुझाव, ऊन के विपणन में कमियाँ। ठीक है, ऊन के लिए उचित कीमत प्रणाली का अभाव पाया गया है। सपोर्ट प्राइस यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जाता, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, मांस व जीवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी देशों से बढ़ाकर भेड़ पालकों के अतिरिक्त पशुओं को ऊंचा मूल्य दिलाकर संभव हो सकता है। सुझाव है सारी चीज़ें, ये सुझाव आप पढ़ सकते हैं। बीमारी की जांच पड़ताल व स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम होने चाहिए, जो कि शायद नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है 2017-18 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भेड़ों के लिए अविका कवच योजना चालू की थी, जिसके तहत ST/SC BPL परिवारों को किसानों को भेड़ों की बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि का 80% व अन्य वर्ग के पशुपालक को 70% सरकार द्वारा वहन किया जाना था। तो ये अच्छी योजना है। बकरी पालन में भी बता रखा है 2012 में इनकी संख्या 2.17 करोड़ आंकी गई थी, जो 2007 की तुलना में ज़्यादा अधिक नहीं है। नस्लों की बात अपन कर ही चुके हैं। बकरी गरीब की गाय मानी गई, बताओ। पुअर मैंस काउ। काउ क्यों? फॉर मिल्क। ठीक है ना केवल निर्धन लोग बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते हैं। ठीक है, बकरी पालन पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा है ना। पहले बोला जाता था कि वो क्या करती है, पर्यावरण का ह्रास करती है, डिग्रेडेशन करती है। ठीक है, ये बकरी पौधों का अंतिम पत्तियों तक खा जाती है। ये बात तो थोड़ी बहुत सही है, जिससे पर्यावरण में गिरावट आती है। वो नीचे तक खा जाती है उसको, वो उसकी पत्ती तो छोड़ो, उसको रूट्स को भी निकाल जाती है। ठीक है, उसकी जो वो होती है रूट्स, वो भी खा जाती है। लेकिन विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के एक अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि धारणा सही नहीं है। बकरी तो अन्य कारणों में गिरे हुए पर्यावरण में भी अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि वो उन पौधों को भी खा जाती है जिसे भेड़ व अन्य पशु नहीं खाते। तो देखिए, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। फिर कुछ समस्या बता रखी हैं बकरी पालन के अध्ययन में। निष्कर्ष ये आया कि एक साथ 10 से 20 बकरियां पालने पर प्रति बकरी लाभ की मात्रा सर्वाधिक होती है। हालांकि इस पर विभिन्न परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी संख्या प्रतिपालक बहुत अधिक होनी चाहिए। कम में इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। बकरी के दूध, मांस व खाल से आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने राजस्थान में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।